So next question 12th, show that the relation R defined in the set A of all triangles. मतलब कोई रिलेशन सेट है, वो सेट ऑफ ट्रायंगल्स पर डिफाइन है। अब रिलेशन कैसा है, T1, T2, अब ऑर्डर्ड पेयर है ये। अब रिलेशन क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, T1 इज़ सिमिलर टू T2। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी तो वो क्या आएंगी हमारे रिलेशन सेट में, और उसको हमें क्या प्रूव करवाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक और क्वेश्चन पूछा है हमें, उन्होंने हमें 3 ट्रायंगल्स दिए हैं, T1 उसकी कुछ साइड्स गिवन है, T2 दी है उसकी कुछ साइड गिवन है, और T3 उसकी कुछ साइड्स गिवन है। वो पूछ रहे हैं कि इन तीनों में से कौन दो आपस में रिलेट कर रही हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको हमेशा बोला है कि सबसे पहले हम अपने रिलेशन को अच्छे से समझेंगे। अब T1 इज़ सिमिलर टू T2। अगर मैं बोलूं कि आपके सामने दो ट्रायंगल्स हैं, जैसे सपोज़ ये कोई ट्रायंगल है ABC, अब ये कोई ट्रायंगल है थोड़ा साइज़ में बड़ी है PQR, ठीक है। मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, सिमिलर। मान के चलो ये डिस्टेंस 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और अगर ये डिस्टेंस 2 है और ये 4 है और ये 6 है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि AB अपॉन, मतलब ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम। AB PQ इज इक्वल टू AC इधर से है तो यहाँ से क्या आएगी PR, सिमिलरली नीचे से BC आएगी तो यहाँ से नीचे क्या आएगी QR। अब चेक करो, AB कितना है 1, PQ कितना है 2, AC कितना है 2, PR कितना है 4, अब BC कितना है 3 और QR कितना है 6। अब चेक करो 1/2, 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, मतलब तीनों में हमारी रेशो क्या आ रही है, सेम। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। और अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ, क्योंकि हम हर बार रेशो चेक करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब होता है सेम इन शेप, मतलब उनकी शेप सेम होनी चाहिए, साइज़ में वेरी हो सकता है, साइज़ वेरी हो सकता है, साइज़ सेम भी हो सकता है, बट बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल्स का क्या मतलब है कि वो सेम इन शेप में होने चाहिए, साइज़ का कोई भी मैटर नहीं करता, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारा रिलेशन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। अब आपको पता है, देखो रिफ्लेक्सिव में हमें कितने एलिमेंट्स लेने होते हैं, 1। तो आप ऐसा करो, एक ट्रायंगल ले लो, T1 बिलोंग्स टू A। आपको पता है रिफ्लेक्सिव में हमें क्या प्रूव करवाना है, A बिलोंग्स टू R, मतलब एलिमेंट का रिलेशन खुद से। और ये सेम क्वेश्चन हमने, ये बिल्कुल सिमिलर है एग्जाम्पल सेकंड के जैसे, जहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल सेकंड को सॉल्व करवाया था, उसमें क्या था, T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है। अब देखो हमें प्रूव क्या करवाना है, T1 बिलोंग्स टू R, मतलब अगर आप इसको रफ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हमें ये चीज़ प्रूव करवानी है। अब देखो इसका क्या मतलब है, अब ऐसा करते हैं, इसको लिखो, T1 इज़ सिमिलर टू T2, फर्स्ट ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल के सिमिलर है, T1 इज़ सिमिलर टू T1। अब ये बात तो ट्रू ही है। अब ये कोई ट्रायंगल है, ये खुद के तो सिमिलर ही होगी, इनकी दोनों की शेप आपस में मैच ही कर रही होंगी, कोई भी ट्रायंगल खुद के क्या होगी, सिमिलर ही होगी। तो आप लिख सकते हो, देखो हमने ऐसे किया, तो अब इसको ऐसे लिखोगे क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया था। तो क्या लिखेंगे, वी नो एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज सिमिलर टू इटसेल्फ, वो खुद के तो सिमिलर ही होगी। तो आप लिख सकते हो जस्ट वैसे ही क्वेश्चन को मैच करने के लिए, T1 इज़ सिमिलर टू T1। अगर T1 सिमिलर टू T1 है, देन T1 T1 का रिलेशन बन गया। अब T1 कोई भी आर्बिट्रेरी ट्रायंगल थी, मतलब कोई भी T1 कोई भी ट्रायंगल खुद से हमेशा पेयर बनाएगी, सो देयरफॉर R इज़ रिफ्लेक्सिव, ये क्या होगी, रिफ्लेक्सिव। अब बात करेंगे हम सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक में आपको पता है हमें दो एलिमेंट्स लेने होते हैं, तो आप दो ट्रायंगल्स ले लो, T1 T2 बिलोंग्स टू A, ठीक है। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, AB का है उसके उल्टे का भी होना चाहिए। सो मान लो लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब होगा,
T1 इज़ सिमिलर टू T2, मतलब जो फर्स्ट ट्रायंगल है इज़ सिमिलर टू T2 लिख सकता हूँ मैं। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि T2 का भी T1 से रिलेशन होना चाहिए। तो अब लिख लो, क्या लिखोगे, फर्स्ट ट्रायंगल इज़ सिमिलर टू सेकेंड ट्रायंगल, क्योंकि हमारा रिलेशन यही कह रहा है फर्स्ट ट्रायंगल इज़ सिमिलर टू सेकेंड ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल इज़ सिमिलर टू सेकेंड ट्रायंगल। अब देखो दोनों में देखो T1 इज़ सिमिलर टू T2, और अगर मैं ये बोल दूँ T2 इज़ सिमिलर टू T1, कोई फ़र्क है? दोबारा से बोलते हैं, T1 की शेप T2 जैसी है, और अगर मैं बोलूँ T2 की शेप T1 के जैसी है, तो इनमें कोई फ़र्क है? नो। आप लिख सकते हो विच इम्प्लाइज T2 इज़ आल्सो similar to T1, which implies T2, T1 belongs to R। अब देखो T1 और T2 का रिलेशन था, अब यहाँ पर उसके उल्टे का भी, मतलब T2, T1 का भी बन गया, और T1 और T2 कोई भी आर्बिट्ररी ट्रायंगल्स हो सकती हैं, तो देयरफॉर हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए उसके उल्टे का भी रिलेशन होगा, सो देयरफॉर इट इज़ सिमेट्रिक। तो ये क्या है हमारी सिमेट्रिक। अब लास्ट में हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। अब देखो ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में आपको पता है हम कितने एलिमेंट्स लेंगे, 3। तो अब 3 ट्रायंगल्स ले लो, T1, T2, T3 बिलोंग्स टू A, सेट ऑफ ट्रायंगल्स में से, ठीक है। अब देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए हमें जिनमें B क्या हो कॉमन, और तीसरे का हम चेक करेंगे अगर वो ट्रांजिटिव है तो अब मान लो लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R। अब रिलेशन सेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट ट्रायंगल इज़ सिमिलर टू T2, ठीक है। अब मान के चलो, अब हमें एक और ऑर्डर पेयर लिखना है जिसमें T2 क्या हो कॉमन, तो मैंने लिख लिया बिलोंग्स टू R। अब इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट ट्रायंगल इज़ सिमिलर टू सेकेंड ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो हमें प्रूव करना है T1, T3 बिलोंग्स टू R ट्रांजिटिव होने के लिए। अब देखो T1 जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, ये सिमिलर का निशान है T2, एंड T2 जो है वो सिमिलर है T3 के। अब देखो अगर मैं बोलूँ कि T1 और T2 की शेप एक जैसी है, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ T2 और T3 की शेप एक जैसी है, ये तभी पॉसिबल है जब तीनों की शेप एक जैसी होगी। तो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि T1 और T3 भी आपस में उनकी क्या होगी, शेप सेम। दैट मीन्स T1 और T3 भी क्या होंगे, सिमिलर, और अगर वो सिमिलर हैं तो उनका रिलेशन बन जाएगा। तो आप लिख दो एज T1 इज़ सिमिलर टू T2 एंड T2 is similar to T3, which implies all 3 triangles T1, T2, T3 are similar। ये तभी पॉसिबल है अगर तीनों ही सिमिलर होंगी, और अगर तीनों सिमिलर हैं विच इम्प्लाइज मैं बोल सकता हूँ T1 इज़ आल्सो सिमिलर टू T3, so that means T1 और T3 का रिलेशन बन गया। अब देखो T1, T2, T3 आर्बिट्ररी ट्रायंगल्स थी, T1 T2 का था, T2 T3 का था, और T1 और T3 का भी बन गया। so therefore R is ट्रांजिटिव। और अगर R हमारा देखो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, hence it is an equivalence relation, ठीक है। अब ये हमने प्रूव कर लिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब इसमें हमें 3 ट्रायंगल्स दी थी T1, अब उसकी साइड्स क्या थी, 3, 4, 5। अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी थी, उसकी साइड्स थी 5, 12, 13। अब T3, अब इसकी साइड्स क्या थी, 6, 8, 10।
अब वो पूछ रहे हैं हमसे इन तीनों में से कौन सी दो आपस में रिलेट कर रही हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि ट्रायंगल सिमिलर कब होगी। अब देखो ना, रिलेट करने का क्या मतलब है कि ट्रायंगल्स सिमिलर कब होगी। अब सिमिलर ट्रायंगल्स कब होती हैं, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होती है, सेम। तो अब देखो, आप चेक कर लो T1 और T2। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो देखते हैं हम। 3/5, 4/12, 5/13, क्या ये आपस में इक्वल हैं? नो। तो ये सिमिलर होंगी? नो। T2 और T3 की बात करते हैं। 5/6, 12/8, 13/10 कॉरस्पॉन्डिंग। 5/6, 12/8, 13/10, क्या ये आपस में इक्वल हैं? नो। आप चाहे चेक कर लो, 5/6 नो, 12/8 नो, 13/10 नो। अब T1 और T3 की बात करते हैं। 3/6, 3/6, 4/8, 5/10, आप चेक करो ये तीनों आपस में इक्वल हैं। क्यों? 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10। सो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं T1 एंड T3 आर सिमिलर। और अगर ये दोनों सिमिलर हैं देन T1 इज़ रिलेटेड टू T3। अब देखो, यही बात वो हमसे पूछ रहे थे कि इन तीनों ट्रायंगल्स में से कौन सी दो ट्रायंगल्स आपस में रिलेट कर रही हैं। अब रिलेट कब करेंगी? जब वो सिमिलर होंगी। सिमिलर कब होंगी? जब उनकी रेशो सेम होगी। इन दोनों की रेशो सेम नहीं थी, इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम थी, तो ये दोनों क्या हैं? सिमिलर। So next question 13th, show that the relation R defined in the set A of all polygons as। अब रिलेशन को डिफाइन है सेट ऑफ पॉलीगन्स पर, ठीक है। अब डिफाइन कैसे है? P1, P2, ये दो पॉलीगन है, ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास। रिलेशन कैसे बनेगा? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर दो पॉलीगन्स की नंबर ऑफ साइड्स सेम होंगी तो वो क्या आ जाएगा हमारे रिलेशन सेट में। तो अभी उसको प्रूव क्या करवाना है हमें? इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब एक और बात बोलिए हमें, व्हाट इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3 4 5। मतलब सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो टी से रिलेट करेंगे, जिसमें क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 3 4 5। अब ये बात की बात है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, हमेशा पहले हम अपने रिलेशन को अच्छे से समझेंगे कि हमारे रिलेशन का मतलब क्या है। अब देखो, ये क्या है? ट्रायंगल। इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं जिसमें 3 साइड्स होती हैं। अब ये क्या है? अब इसमें 4 साइड्स कितनी हैं? 4। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल, मतलब जिसमें 4 साइड्स हों। सिमिलरली अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं, कुछ भी, अब इसमें साइड्स कितनी हैं? 1 2 3 4 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेंटागन। फिर हेक्सागन, फिर सेप्टागन, फिर ऑक्टागन, ऐसे मतलब नंबर ऑफ़ साइड्स इंक्रीज़ करती जाएंगी, उनके हम अलग अलग उनको नेम देते जाएंगे। बट इनको जनरली हम सभी को क्या बोलते हैं? पॉलीगन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, बट सभी को हम क्या बोलते हैं जनरली? पॉलिनोमियल। वैसे ही इसमें 3 साइड्स हैं, इसमें 4 साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, सभी को हम जनरली क्या बोलते हैं? पॉलीगन, ठीक है। अब ये तो आपको समझ लग गया, जिसमें नंबर ऑफ, अगर 2 पॉलीगन है उसमें साइड सेम होंगी तो उसको हम क्या, मतलब वो हमारे रिलेशन सेट में आ जाएगा। अब इसको हमें प्रूव करवाना है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं, तो आप एक पॉलीगन ले लो, लेट P1 बिलोंग्स टू ए। अब देखो, रिफ्लेक्सिव में हमें प्रूफ क्या करवाना है? एलिमेंट का रिलेशन खुद से, A, A बिलोंग्स टू R। तो हमें प्रूफ क्या करवाना है? P1, P1 बिलोंग्स टू R। अगर उसको मैं रफ में लिखूं तो हमें ये प्रूव करवाना है कि P1, P1 बिलोंग्स टू R। अगर मैं अपने रिलेशन को देखूं तो वो क्या कह रहे हैं? P1 मतलब पहली पॉलीगन एंड सेकंड पॉलीगन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर उन दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी तो वो क्या आ जाएंगी हमारे रिलेशन सेट में। अब देखो, P1 और P1 दोनों पॉलीगन सेम है। अगर इसमें 5 साइड्स हैं तो P1 में भी कितनी होंगी? 5 साइड्स। देखो, अगर P1 में 5 साइड्स हैं तो P1 में भी 5 साइड्स होंगी, मतलब इन दोनों में हमेशा सेम नंबर ऑफ साइड्स ही होंगी, क्योंकि सेम तो पॉलीगन है। तो हम लिख सकते हैं एज वी नो
P1 polygon have always same number of sides with itself। इन दोनों की आपस में तो हमेशा क्या होंगी, सेम नंबर ऑफ साइड्स। आप लिखना और अच्छे लिख लो, P1 एंड P1 ऑलवेज हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर इन दोनों की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो मैं लिख सकता हूँ P1 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R। अब P1 कोई भी आर्बिटरी पॉलीगन है, अब उसका रिलेशन खुद से बन रहा है, मतलब डबलेट बन रहा है, तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। अब देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, दो एलिमेंट्स, आप दो पॉलीगन्स ले लो, P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू A। अब देखो सिमेट्रिक में हमें प्रूव क्या करवाना है, ए बी का रिलेशन है तो उसके उल्टे का भी होना चाहिए। तो आप मान लो लेट P1 कॉमा P2 का रिलेशन है। अब इसका क्या मतलब हो गया रिलेशन के अकॉर्डिंग, पहली पॉलीगन एंड सेकेंड पॉलीगन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए। अगर हम रफ की बात करें, हमें प्रूव क्या करवाना है, P2 का रिलेशन P1 से, ये हमें प्रूव करवाना है कि P2 का रिलेशन P1 से। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, पहली पॉलीगन एंड सेकंड पॉलीगन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इन दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। अब देखो इनको कंपेयर करो आप, P1 एंड P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। अब मान के चलो कि P1 में 5 साइड्स हैं तो P2 में भी कितनी होंगी, 5 साइड्स। आप मेरे को बताओ कि मैं बोलूँ कि P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, और अगर मैं इसका उल्टा बोल दूँ कि P2 और P1 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, इन दोनों में कोई फ़र्क थोड़ी ना है, दोनों में 5 साइड्स ही हैं। तो आप लिख दो विच इम्प्लाइज P2 एंड P1 आल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसको कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि P2 और P1 का भी रिलेशन बन गया। अब P1 और P2 आर्बिटरी की पॉलीगन थे, फिर उल्टे का भी रिलेशन बन रहा है, देयरफॉर इट इज़ सिमेट्रिक। मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर ले लो, उसके उल्टे का भी रिलेशन बन रहा है तो इट इज़ सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। अब आपको पता है कि ट्रांजिटिव में हमें 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं, मतलब हम 3 पॉलीगन्स लेंगे, P1 P2 P3 बिलोंग्स टू A। अब आपको पता है ट्रांजिटिव में AB का होना चाहिए, BC का होना चाहिए, और फिर हम थर्ड का चेक करेंगे अगर वो ट्रांजिटिव है तो। अब देखो लेट P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R, हमने एक पेयर ले लिया। अब इसका क्या मतलब है कि P1 एंड P2 have सेम नंबर ऑफ साइड्स, दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, कि हमारा रिलेशन भी यही है। ठीक है, अब लेट एक और लेते हैं P2, जिसमें P2 क्या हो, कॉमन, P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R। अब इसका क्या मतलब होगा कि पहली पॉलीगन मतलब P2 एंड P3 सेकेंड पॉलीगन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब इन दोनों में भी क्या होंगी, सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब हमें प्रूव क्या करवाना है, हमें प्रूव करवाना है कि P1 और P3 का भी रिलेशन होना चाहिए अगर ये ट्रांजिटिव है तो। अब देखो इसको रफ में समझते हैं। अब देखो P1 और P2 का है, P2 और P3 का है, हमें प्रूव क्या करवाना है, P1 एंड P3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। हमें यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, अब देखो P1 एंड P2, इसका क्या मतलब है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। आप मान के चलो कि P1 की है 3 साइड्स और P2 की कितनी होगी,
3 साइड्स, क्योंकि दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स। हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि P1 में 3 साइड्स हैं, P2 में भी 3 साइड्स हैं। अब दूसरा वो बोल रहे हैं P2 एंड P3 बिलोंग्स टू R। P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो P2 की साइड्स कितनी हैं, 3, लिख लो दोबारा से, ये तो हमें कन्फर्म ही है। अब P2 एंड P3 दोनों की सेम साइड्स हैं, मतलब P3 की भी कितनी होंगी, 3 साइड्स। अब देखो इसकी भी 3 साइड्स हैं, इसकी भी 3 साइड्स हैं, P3 की भी 3 साइड्स हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि तीनों की क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर तीनों की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। मैं ये बोल सकता हूँ ना इन तीनों से, आप चाहे चेक कर लो। तो मतलब इनका रिलेशन बन गया। तो आप लिख दो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, विच इम्प्लाइज P1, P2 and P3 all have same number of sides। अब देखो ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। हमने क्वेश्चन में जस्ट इतना ही लिखना है कि P1 और P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, P2 और P3 की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। इसका क्या मतलब है कि P1, P2 एंड P3 की भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। अब ये सब इतनी सी लाइन समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल से समझाया। अब देखो अगर तीनों की सेम साइड्स हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर P1 और P3 की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो दैट मीन्स P1 और P3 का रिलेशन है। अब देख लो P1 P2 का था, P2 P3 का था, अब P1 और P3 का भी बन गया। देयरफॉर, और P1 P2 P3 आर्बिट्ररी कोई भी पॉलीगन हो सकते हैं, तो देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव है। अब देख लो आपके सामने ही है, हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। हैंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो प्रूव कर लिया। अब इसमें उन्होंने एक और बात पूछी है, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए रिलेटेड टू, आप लिख लो दूसरा क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 3, 4, 5। अब देखो ये जो पार्ट है राइट एंगल ट्रायंगल और साइड्स, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको याद होगा मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था पॉलीगन्स के बारे में। अब देखो ये ट्रायंगल है, 4 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है, ये 5 साइड्स है, पेंटागन है, सिमिलरली हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन कुछ भी आ सकता है। और इन सभी को हम जर्नी में क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स। और हमारा जो रिलेशन है वो किसके बारे में है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स। अगर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होंगी तो वो हमारे रिलेशन सेट में आ जाएगा। अब देखो हमें पता है, आप यहाँ पर लिख लो, वी नो राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड्स होंगी, हैव 3 साइड्स। ठीक है। अब देखो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सेट ए में सभी ट्रायंगल्स आएंगी, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हैं या नहीं, क्योंकि हमारे रिलेशन में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि नंबर ऑफ साइड्स, मतलब दोनों पॉलीगन्स की सेम नंबर ऑफ साइड्स हों। तो ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए related to right angle triangle is set of all triangles।
क्योंकि देखो रिलेशन सेट में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि दोनों पॉलीगन्स की सेम नंबर ऑफ साइड्स हों। राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड्स होंगी? 3। और इसलिए जो भी हमारा सेट ए बनेगा उसमें क्या होंगी? सभी क्या होंगी? ट्रायंगल्स, चाहे वो राइट एंगल हो या नहीं, उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, जस्ट उनमें नंबर ऑफ साइड्स सेम होनी चाहिए। तो इसलिए सेट ए क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, लेट L बी दी सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन एंड R बी दी रिलेशन। अब देखो कोई हमें सेट दिया है L, कौन सा सेट है? ऑल लाइंस, मतलब उसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइंस हैं, ऑल लाइंस हैं इन XY प्लेन, मतलब XY प्लेन में जिसमें उसकी डायमेंशंस क्या होंगी? X और Y। ठीक है, अब R कोई रिलेशन डिफाइन है उस पर, कैसे डिफाइन है? L1, L2 ये दो लाइंस का ऑर्डर्ड पेयर है। अब इनका रिलेशन कैसे बनेगा? L1 इज़ पैरेलल टू L2, मतलब अगर पहली लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होगी तो वो रिलेशन सेट में आ जाएगी। अब इसको हमें प्रूव क्या करना है कि इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक और बात पूछ रहे हैं, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू द लाइन। इस लाइन से रिलेट करने वाली सभी लाइंस का हमें सेट लिखना है। अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अब सबसे पहले हम अपने रिलेशन को अच्छे से समझेंगे। अब देखो रिलेशन क्या है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, L1 L2 बिलोंग्स टू R। L1 इज़, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल टू L2, मतलब अगर दो लाइंस पैरेलल हो, मतलब पैरेलल का मतलब आपको पता ही होगा कि दोनों लाइंस में डिस्टेंस हमेशा क्या रहे? सेम। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उन दोनों का क्या बन जाएगा? रिलेशन। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। अब आपको पता है रिफ्लेक्सिव में हम एक एलिमेंट लेते हैं, तो आप यहाँ पर एक लाइन ले लो, बिलोंग टू L, सेट ऑफ लाइंस। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव में होता है A, A बिलोंग्स टू R, मतलब एलिमेंट का रिलेशन खुद से अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो। अब देखो इसको हम रफ में लिखते हैं, हमें प्रूफ क्या करवाना है? L1। अब हमें प्रूफ करवाना है कि L1 का रिलेशन L1 से, मतलब फर्स्ट लाइन इज़ पैरेलल टू सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन कौन सी है? हमारी L1, मतलब हमें प्रूव क्या करवाना है कि L1 पैरेलल टू L1। अब आप मेरे को बताओ, देखो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है? ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इन दोनों के बीच में लेंथ मैटर नहीं करती, मतलब डिस्टेंस हमेशा क्या रहना चाहिए? सेम। ये L2 है, ये L1 है। अब देखो ये L1 है, अब अगर मैं कहूँ कि L1 इज़ पैरेलल टू L1, मतलब दूसरी लाइन L1 वो भी इसके ऊपर ही होगी, तो इन दोनों के बीच में हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम ही तो रहेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, वी नो एवरी लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है, तो इसको और आप और अच्छे से लिख सकते हो, L1 इज पैरेलल टू L1, और अगर L1 इज़ पैरेलल टू L1 है, देयरफॉर L1, L1 बिलोंग्स टू R, मतलब L1 का रिलेशन L1 से बन गया। और L1 कोई भी आर्बिट्ररी लाइन थी, तो दैट मीन्स हर एक लाइन खुद के तो पैरेलल ही होगी, देयरफॉर R इज़ रिफ्लेक्सिव। क्योंकि हम कोई भी लाइन लेंगे वो खुद के हमेशा क्या होगी? पैरेलल, तो हमेशा क्या बनेगा? डबलेट, तो देयरफॉर दिस रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक, अब आपको पता है सिमेट्रिक में हमें दो पॉइंट्स लेते हैं, तो यहाँ पर आप दो लाइंस ले लो, लेट L1, L2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ लाइंस। सिमेट्रिक में क्या होता है? AB का रिलेशन है तो उसके उल्टे का भी होना चाहिए, तो आप लिख लो लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब होगा कि L1 जो फर्स्ट लाइन है इज़ पैरेलल टू L2। ठीक है, अब ये तो हमने रिलेशन लिख दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, उसको हम रफ में लिखते हैं कि L2 का भी रिलेशन होना चाहिए L1 से अगर ये सिमेट्रिक है तो। इसका क्या मतलब होगा? L2 इज़ पैरेलल टू L1, ये बात हमें प्रूफ करनी है। अब देखो इसका क्या मतलब है? L1 इज़ पैरेलल टू L2, ये लाइन है L1, ये लाइन है L2। L1 इज़ पैरेलल टू L2, तो ये भी तो मैं बोल सकता हूँ कि L2 इज़ पैरेलल टू L1, दोनों एक ही बात है। देखो अगर L1 पैरेलल टू L2 है तो L2 भी तो पैरेलल है L1 के, दोनों लाइंस ही पैरेलल होती हैं हमेशा। तो आप लिख लो विच इम्प्लाइज L2 इज़ आल्सो पैरेलल टू L1। अगर L2 भी पैरेलल है L1 के,
विच इम्प्लाइज L2 का रिलेशन भी बन गया L1 से, मतलब L1 और L2 का रिलेशन था तो उसके उल्टे का भी बन गया, और L1 और L2 कोई भी आर्बिटरी लाइंस हो सकती हैं, तो देयरफॉर हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए उसके उल्टे का भी रिलेशन होगा, देयरफॉर इट इज़ सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक हो गया। तो देख लो, बातों वाले क्वेश्चन ही हैं, बातों से ही हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव भी इसका बहुत ईजी है। अब ट्रांजिटिव में हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, तो ले लो लेट L1 L2 3 लाइंस ले लो आप, बिलोंग्स टू सेट ऑफ लाइंस। अब ट्रांजिटिव में बेसिकली क्या होता है, AB का है, BC का है, तो हम थर्ड को चेक करते हैं अगर वो ट्रांजिटिव है तो आप लिख लो लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R। अब रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, L1 इज़ पैरेलल टू L2, फर्स्ट लाइन इज़ पैरेलल टू सेकंड लाइन। सिमिलरली BC, मतलब B और B कॉमन, तो L2 कॉमन लेना पड़ेगा हमें, L2, L3 बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब होगा कि फर्स्ट लाइन इज़ पैरेलल टू L3 सेकंड लाइन। ठीक है, अब इसको भी हम रफ में समझते हैं। हमें प्रूव करना है कि L1 और L3 का भी रिलेशन होना चाहिए, L1 और L3 का भी, मतलब L1 इज़ पैरेलल टू L3। अब देखो इसको अच्छे से समझते हैं। अब इसका क्या मतलब है, L1, L2 बिलोंग्स टू R। इसका ये मतलब है कि ये कोई लाइन है L1 और ये कोई लाइन है L2, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब L2, L3 बिलोंग्स टू R। अब इसका क्या मतलब है कि L2 भी पैरेलल है कोई थर्ड लाइन के, मान लो वो 3 है, L3 है। अब देखो L1 इज़ पैरेलल टू L2, L2 इज़ पैरेलल टू L3, तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम, इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम। और इसका क्या मतलब हो गया कि L1 L3 के भी तो पैरेलल ही है, इन दोनों का डिस्टेंस भी हमेशा क्या रहेगा, सेम ही तो रहेगा। देखो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो L1 नेचुरली L3 के पैरेलल ही होगी। ठीक है, तो आप लिख लो, सिंस जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया, L1 इज़ पैरेलल टू L2 and L2 is parallel to L3, which implies L1 is also parallel to L3। जो L1 है वो L3 के भी पैरेलल होगी, आप चाहे चेक कर लो। मान के चलो ये डिस्टेंस 5 है, मान के चलो ये डिस्टेंस 4 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 5 और 4 9। आप कोई और पॉइंट ले लो, ये डिस्टेंस भी कितना होगा 5, ये डिस्टेंस भी कितना होगा 4, अब टोटल डिस्टेंस भी कितना होगा 9। मतलब हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम, मतलब L1 इज़ आल्सो पैरेलल टू L3। और अगर L1 L3 के पैरेलल है दैट मीन्स L1 और L3 का रिलेशन बन गया। अब L1 L2 का था, L2 L3 का था, और L1 और L3 का भी बन गया। और L1 L2 L3 आर्बिटरी कोई भी लाइंस हो सकती हैं, तो देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव। सो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। देयरफॉर R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब साथ में उन्होंने एक और बात पूछी थी, सेट ऑफ ऑल द लाइंस। ये दूसरा पार्ट था हमारा क्वेश्चन का, सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। मतलब इस लाइन के साथ रिलेट करके हमारे सेट में कौन कौन सी लाइंस आ सकती हैं। ठीक है, अब लाइंस कौन कौन सी आएंगी, जो इसके पैरेलल होगी। अब हम कैसे चेक करेंगे कि इस लाइन के पैरेलल कौन कौन सी लाइंस आ सकती हैं। अब देखो, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, m1 इक्वल टू m2, मतलब दोनों की स्लोप्स, ये m1 है m2 दोनों क्या हैं, इक्वल। सिमिलरली इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1, m1 m2 इज इक्वल टू -1। अभी यहाँ पर पैरेलल का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, तो हम यही रिजल्ट यूज़ करेंगे, m1 इक्वल टू m2। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन को मैं ऐसे लिखता हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं
1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, तो स्लोप मतलब m कितनी आई 2। अब देखो मैं क्या आपको समझाना क्या चाहता हूँ, देखो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप्स क्या होंगी इक्वल, मतलब जितनी भी लाइंस इस गिवन लाइन के, आप इसका नेम रख लो L1, मतलब जितनी भी लाइंस L1 के पैरेलल होंगी वो सभी हमारे रिलेशन सेट में आएंगी। अब देखो अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि उनकी स्लोप भी क्या होगी 2। सो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, ऑल द लाइंस हैव इक्वेशन। अब उनकी इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, वेयर c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब आप c की वैल्यूज़ फिल करते जाओ, आपके पास डिफरेंट लाइंस आती जाएंगी और वो सभी क्या होंगी इसके पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल लाइंस related to the line L1। अब L1 कैसी है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब इसमें कौन सी लाइन आएंगी, जो इसके पैरेलल होंगी, हैव। अब इसमें कैसी लाइंस होंगी, ऑल लाइंस हैव इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। मतलब जो भी लाइंस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो हमारे रिलेशन सेट में आएंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय। अब R कोई रिलेशन है इस सेट पर 1 2 3 4 पर, गिवन बाय, हमें रिलेशन नहीं गिवन, हमें जस्ट उसके एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं हमसे, MCQ टाइप क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना रिलेशन लिखते हैं 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2, ये हमारा रिलेशन सेट है। अब देखो आपको पता है हम 1 बाय 1 करके चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव मतलब एलिमेंट का रिलेशन खुद से। अब हमारे सेट में 1 है, ये रहा 1 1, 2 ये रहा 2 2, 3 ये रहा 3 3, 4 ये रहा 4 4, मतलब हमारा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव तो पक्का है। तो आप लिख लो R इज़ रिफ्लेक्सिव, हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, AB का है तो उसके उल्टे का भी होना चाहिए, 1 2, 1 2 का उल्टा 2 1, कहीं भी नहीं है, तो इट इज़ R इज़ नॉट सिमेट्रिक। हमें दो बातें तो क्लियर होगी कि R रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू R। 1 2 है बट 2 1 है ही नहीं है, तो इसलिए हमने आगे चेक ही नहीं किया। अब लास्ट हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। अब देखो ट्रांजिटिव में क्या होता है, AB का है, BC का है, A और C का भी होना चाहिए। अब 1 बाय 1 के पेयर चेक करने पड़ेंगे हमें। अब देखो 1, 2, अब 2 के साथ ये पेयर बना सकता है, ट्रांजिटिव होने के लिए 1, 2 होना चाहिए, वो हमारे रिलेशन सेट में है। अब 1 2 का किसी और के साथ पेयर बन रहा है, नो। 2 2 की बात करते हैं। अब देखो 2 2 का पेयर किसके साथ बनेगा, खुद 2 2 के साथ ही। आपको मैंने हमेशा बताया कि डबलेट हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव। तो चलो नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं, 1, 1। अब 1, 1 किसके साथ पेयर बना सकता है, 1, 2 के साथ। मतलब 1, 2 हमारे रिलेशन सेट में होना चाहिए अगर ये ट्रांजिटिव है तो 1, 2 है। अब 1, 1 और किसके साथ पेयर बना सकता है, 1, 3 के साथ। हमें सभी पेयर चेक करने होते हैं, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1, 3 हमारे रिलेशन सेट में है। अब 1, 1 और किसके साथ पेयर बना सकता है, नो। अब 4, 4 ये तो डबलेट है, ये हम चेक नहीं करेंगे, आपको पता है डबलेट हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव। 1, 3 की बात करते हैं। अब 1, 3 दो एलिमेंट्स के साथ अटैच हो सकता है, 3, 3 और 3, 2 इन दोनों के साथ अटैच हो सकता है क्योंकि दोनों में आगे क्या है, 3। और ट्रांजिटिव होने के लिए
1,3 होना चाहिए, वो हमारे रिलेशन सेट में है, ठीक है। ट्रांसिटिव होने के लिए 1,2 हमारे रिलेशन सेट में होना चाहिए, वो भी हमारे सेट में है, तो यहाँ पर भी सही है। अब ये क्या है, डबलेट, इसको हम नहीं चेक करेंगे, 3,2 लास्ट पेयर है ये। अब 3,2 किसके साथ अटैच होगा, 2,2 के साथ, क्योंकि यहाँ पर कितना है 2। तो रिलेशन सेट में होने के लिए, ट्रांसिटिव होने के लिए 3,2 होना चाहिए, और वो भी हमारे रिलेशन सेट में है। हमने सभी पेयर चेक कर लिए, सभी के लिए हमें पेयर मिल रहा है और उसके आगे का भी रिलेशन बन रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ ट्रांसिटिव। अब देखो आर हमारा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही होगी, आर इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ये नहीं, आर इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो लास्ट क्वेश्चन 16, अब ये भी MCQ टाइप है। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, एन मतलब नेचुरल नंबर्स गिवन बाय। अब रिलेशन कैसे गिवन है, A, B, देखो लिख लो आप, रिलेशन कैसे गिवन है, A, B, और रिलेशन कैसे बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट B में से, मतलब सेकंड में से 2 को माइनस करूं और वो फर्स्ट के इक्वल आ जाए, तो उनका क्या बन जाएगा रिलेशन। अब B के लिए कंडीशन है कि वो 6 से बड़ा है। अब वो पूछ रहे हैं कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो B की वैल्यू, मतलब अगर आप इस ऑर्डर्ड पेयर को इससे कंपेयर करो, फर्स्ट ऑप्शन में B क्या आ रहा है 4, देखो A कितना है 2, B कितना है 4। अब यहाँ पर हमें क्लियर गिवन है कि B क्या है ग्रेटर देन 6, मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। अब ऐसा कर लो, इसको लिखना है लिख लो, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए, 2,4 डज नॉट बिलोंग टू आर एज B क्या है ग्रेटर देन 6, ठीक है। अब B ऑप्शन की बात करते हैं। अब देखो B ऑप्शन में क्या है, देखो आप फिल करके देख लो, B की वैल्यू कितनी है, A इज़ इक्वल टू B माइनस 2, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब B की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है 3, B की वैल्यू है 8, ये क्या ट्रू है, नो, सो देयरफॉर हमारी ऑप्शन B भी जो है, मतलब 3,8 डज नॉट बिलोंग टू आर। अब ऐसा करते हैं, C ऑप्शन की बात करते हैं, 6,8, ठीक है। अब A इज़ इक्वल टू B माइनस 2, अब A की वैल्यू कितनी है 6, B की वैल्यू कितनी है 8, 6 इज़ इक्वल टू 6। अब ये क्या है ट्रू, अगर ये ट्रू है तो 6,8 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब जस्ट आपके लिए ये ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, A इज़ इक्वल टू B माइनस 2। अब B कितना है 7, A कितना है 8, 8 इज़ इक्वल टू 5 विच इज़ फॉल्स, मतलब 8,7 डज नॉट बिलोंग टू आर। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्व कर दिया। अब देख लो सिर्फ यही रिलेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो दैट मीन्स ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने रिलेशन के बेसिक्स को किया, उसके बाद एग्जांपल्स को किया, और अब हमने एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया, और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे।